हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी फाउंडेशन बैच में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता था, हम लोगों ने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक को पढ़ लिया था। आज हमें उसके आगे पढ़ना है। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपसे ये बताऊंगा कि संडे को हम लोगों का रिवीजन होगा, जिसमें हम पढ़े हुए टॉपिक का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिवाइज करेंगे। दोस्तों, उस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि उस क्लास में न केवल आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि इस बात का भी पता चलेगा कि सिविल सर्विस का प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाता है। देखिए, सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ना, वो केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं है। अगर नॉलेज बस से वो एग्जाम क्वालिफाई होता तो हजारों लोग पढ़ रहे हैं और सबको एक नॉलेज है, लेकिन नहीं निकलेगा सबका। और जिसका एक बार भी अगर निकल गया, उसका बार बार निकलेगा। बस पहली बार तुक्के से ना निकला हो, उसका बार बार निकलता है। क्यों? क्योंकि उसे एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है ये पता चल गया। मैं सामान्य तौर पे बता रहा हूं। देखिए, मैं अपने अनुभव से बताऊं कि मेरा 11 बार प्रीलिम्स निकला है सिविल सर्विस का, जिसमें 4 बार यूपीएससी का व बाकी अन्य स्टेट सर्विस का। दोस्तों, ऐसा क्यों? न केवल मेरा बल्कि मेरे साथ रहने वाले कई लोगों का इसी तरह निकलता है, क्योंकि हम लोगों को या हमारे ग्रुप को वो स्किल पता है। तो वही स्किल दोस्तों आपको भी सीखनी होगी। और हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ ये एक बड़ी गलती होती है कि वो केवल और केवल नॉलेज पे फोकस करते हैं, वो इस स्किल को नहीं सीखते, इसीलिए उनका प्रीलिम्स नहीं होता। चलिए, इसको हम लोग संडे को और बात करेंगे। अब क्लास शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये बात करें कि हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, हमने पढ़ लिया था नागरिकता क्या होती है, कैसे मिलती है। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता के फायदे। नागरिकता के फायदे। मैं आपको बता दूं कि नागरिकता को कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं। जो नागरिक होता है उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये विशेष अधिकार क्या होता है? तो दोस्तों, अगर विशेष अधिकार फील करना हो तो हम लोगों के रिश्तों में एक रिश्ता होता है जीजा जी। जीजा जी को बहुत ज्यादा विशेष अधिकार मिलते हैं। वो अपनी जब ससुराल में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान आए हो। उनका अलग ही लेवल में इज्जत होती है, अलग ही लेवल में उनका सत्कार होता है। वही होते हैं विशेष अधिकार। ठीक, तो अब विशेष अधिकार आपको समझ में आने लगा होगा। नागरिकों को तो चलो इतने नहीं मिलते, लेकिन कुछ तो मिलते हैं। ये समझते हैं क्या है। देखिए, आपको पता है कि भारत में कई लोग रह रहे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? निवासी बोलते हैं। इन निवासी में कुछ लोग नागरिक होंगे और कुछ लोग नागरिक नहीं होंगे। जो ये नागरिक होंगे ना, इनको विशेष पॉलिटिकल राइट्स, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव में लड़ने का अधिकार, या इनको कई विशेष सिविल राइट्स मिले होंगे। सवाल ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं। इन्हीं को हम कहेंगे कि यही विशेष रूप से नागरिकों के लिए विशेषाधिकार है। चलो देखते हैं क्या क्या फायदे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को मिलते हैं और अन्य किसी को नहीं। तो सबसे बड़ा एक अगर कोई फायदा मैं बताऊं कि संवैधानिक पद में चयन। संवैधानिक पद में चयन केवल और केवल भारत के नागरिकों का होता है। तो आप कहोगे सर संवैधानिक पद कौन से होते हैं? तो मैं वो कहूंगा जिनका संविधान में वर्णन है, जैसे पीएम कर रहा हूं, प्रेसिडेंट, पीएम, है ना, और कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब है ना, ये सब संविधान में इनका वर्णन है, इसलिए इनको संवैधानिक पद कहते हैं। याद करिएगा, पहले नीली बत्ती लगाए सब कोई फिरते थे, चाहे वो डिप्टी एसपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, सब लगाए फिरते थे। लेकिन अब केवल यही लोग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब नियम है कि जो संवैधानिक पद में होंगे केवल वही नीली बत्ती लगा सकेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक कहानी बस ऐसे समझाई, लेकिन याद रखिएगा, संवैधानिक पद में चयन केवल नागरिकों का हो सकता है। यदि आप संविधान की कोई भी किताब पढ़ो, मूल संविधान पढ़ो या लक्ष्मीकांत पढ़ो, तो उसमें देखिएगा जितने भी संवैधानिक पद हैं और उनमें नियुक्त होने के लिए शर्तें लिखी होती हैं। तो पहली शर्त होती है कि नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त होगी कि उसको नागरिक होना चाहिए। क्लियर? कोई अन्य व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता इन पदों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में कई तिब्बती लोग रहते हैं, कई नेपाली लोग रहते हैं, और 1-2 साल से नहीं, 40-40 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो भी यहां मनोनीत व चयनित नहीं हो सकते। इसी तरह दोस्तों, जो आईएएस और आईपीएस का पद होता है, वो भी केवल और केवल नागरिकों के लिए होता है।
याद रखिएगा, मैंने सिविल सर्विस शब्द नहीं यूज किया, मैंने क्या यूज किया है दोस्तों, मैंने यूज किया है केवल आईपीएस और आईएएस। मैं आपको अंतर बता दूं सिविल सर्विस और आईएएस आईपीएस में क्या होता है। देखिए, आपको पता होगा यूपीएससी एग्जाम लेती है, कई सारे एग्जाम कराती है। जैसे एक होता है सिविल सर्विस एग्जाम, जैसे ईपीएफओ भी कराती है ना, या अन्य बहुत ज्यादा एग्जाम कराती है। तो जो सीएससी है, सिविल सर्विस एग्जाम है, तो मान लो ये एग्जाम लिया और 500 लोग सेलेक्ट हो गए, तो याद करिएगा ये 500 आईएएस व आईपीएस नहीं है। हम लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सिविल सर्विस का मतलब केवल आईएएस आईपीएस, ऐसा नहीं है दोस्तों। सिविल सर्विस का जब एग्जाम होता है तो जो रैंक बनती है, तो शुरू के जो रैंकर होते हैं उनको मिलता है आईएएस, फिर उसके बाद मिलता है आईपीएस, है ना। ऐसा नहीं, बहुत सामान्य तरीका नहीं है ये। मान लो किसी ने अपनी प्रायोरिटी आईपीएस रखी होगी तो उसको मिल जाएगा, वो टेक्निकल इशू, बस इतना समझिएगा। शुरू के रैंकर को आईएएस, फिर आईपीएस, फिर आईएफएस, अन्य कई और भी जॉब होती हैं इसमें, जैसे आईपीएस इंडियन पोस्टल सर्विसेज को बोलते हैं, ठीक है। या एक पहले होती थी आईआरटीएस, इंडियन रेलवे से संबंधित सर्विस है, फिर इंडियन अकाउंटेंट सर्विस होती है, कई सारी और सर्विस होती हैं। तो याद रखिएगा, इन्हीं दो सर्विस के लिए, आईएएस और आईपीएस के लिए नागरिक होना अनिवार्य है। बाकी सिविल सर्विस के लिए, सिविल सर्विस तो सब हैं, लेकिन इनके लिए नागरिक होना अनिवार्य है। बाकी सब सिविल सर्विस को कई अन्य लोग भी प्राप्त कर सकते हैं जो नागरिक नहीं है, है ना। कई आप देखोगे, कई तिब्बतियों को, कई नेपालियों को यह नौकरी मिल सकती है। जब आप मेंस का फॉर्म भरोगे ना सिविल सर्विस का, तब आप देखोगे उसमें भारतीय के अलावा भी लिखा होता है नेपाल के नागरिक, तिब्बत के नागरिक, ऐसे भी प्रावधान कुछ होते हैं। उन्हें जब समझेंगे आप तो इसको महसूस करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, केवल आईएएस और आईपीएस के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर मान लो कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि नागरिक ही केवल सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं या सिविल सर्विस के तहत नौकरी पा सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं, गलत है। सिविल सर्विस में केवल आईएएस और आईपीएस। तो ये सब चीज़ें बहुत बारीक तरीके से पढ़नी, अभी आगे और पढ़ेंगे। तो इस तरह हमने पढ़ा कि कैसे नागरिकों को विशेष अधिकार मिलते हैं। फिर वोट देने का अधिकार भी केवल नागरिकों को है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये बताइए, अगर मेरा घर है और मुझे अपने घर के बारे में निर्णय लेना है, तो मैं उस निर्णय लेने में किस किस को शामिल करूँगा? मेनली तो अपने घर ही के लोगों को शामिल करूंगा ना। तो वैसे ही दोस्तों, जब वोटिंग होती है या वोट होता है, ये क्या है? ये कोई ना कोई निर्णय तो लिया जा रहा है कि हमारे ऊपर सरकार कौन बनेगी। तो इस निर्णय में अपने ही लोगों को तो शामिल किया जाएगा, इसीलिए केवल भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को शामिल किया जाता है। क्लियर? चुनाव लड़ने का भी अधिकार किसको होता है? केवल नागरिकों को होता है ना। आपकी जो विधायक, सांसद हैं या कोई भी चुनाव केवल भारतीय नागरिक ही लड़ सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं लड़ सकता। और चलते हैं आगे, और क्या क्या फायदा होता है नागरिकों को, है ना। जैसे नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट मिलते हैं। याद रखिएगा, यह शब्द बहुत जरूरी है, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेके 32 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है। और याद रखिएगा, राइट मतलब क्या होता है? जिसको करने के लिए आपको स्वतंत्रता मिली हो। जैसे मुझे बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो यह मेरा अधिकार है। और अधिकार क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। अधिकार आपको मजबूत बनाते हैं। जिस जिसका मुझे अधिकार मिलेगा, मैं उतना मजबूत हो जाऊंगा। जितने मुझे अधिकार मिलते जाएंगे, मैं उतना मजबूत होता जाऊंगा। तो याद रखिएगा, अधिकार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे संविधान ने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट। तो ये अधिकार में जो कुछ अधिकार है, कुछ अधिकार केवल और केवल नागरिकों को मिलेंगे, अर्थात उनके साथ क्या हो रहा है? विशेष रूप से ट्रीट किया जा रहा है। विशेष रूप से कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल नागरिकों को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अब आप समझ रहे हैं ना कितनी विशेष रूप से केयर हो रही है, किसकी? नागरिकों की। याद रखिएगा, मैं सभी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहा। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनेगा, सभी फंडामेंटल राइट्स केवल नागरिकों को मिलते हैं, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बहुत चीजें ध्यान से पढ़ा करिए। मैं कहूं, अगर सभी फंडामेंटल राइट्स
केवल नागरिकों को मिलते हैं, केवल नागरिकों को लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां कुछ लिखा जाए, कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल नागरिकों को मिलते हैं, तो ये चीज सही हो जाएगी। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? जैसे आर्टिकल 14 है, ये भी फंडामेंटल राइट है, पर ये सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है, सभी व्यक्तियों को। देखिए मैंने व्यक्ति शब्द यूज किया जिसको हम पर्सन बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था ना, मैंने निवासी शब्द नहीं यूज किया, पर्सन शब्द यूज किया है, क्योंकि आर्टिकल 14 तो रिलायंस को भी मिलेगा, टाटा को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और जैकलिन फर्नांडिस को भी मिलेगा, जो भारत में रह रही हैं लेकिन नागरिक नहीं है। समझिएगा, एक एक कीवर्ड का महत्व होता है, और यही हमें और आपको सबसे अलग बनाएगा दोस्तों। इसी से आपका सिलेक्शन होगा। यही सब चीजें लोग गलत कराते हैं, एक दो क्वेश्चन फिर बाहर हो जाते हैं, है ना। तो आर्टिकल 14 सबके लिए है, लेकिन आर्टिकल मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 16 केवल भारतीय नागरिक के लिए है ना। तो कुछ फंडामेंटल राइट केवल और केवल भारतीय नागरिक को मिले हैं। आर्टिकल 14 सबको है, वो चाहे नागरिक हो, चाहे निवासी हो, चाहे व्यक्ति हो, वो सबको मिला हुआ है। लेकिन आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 केवल नागरिकों के लिए है। वैसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 42वें संशोधन में करके 1976 में कुछ फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। जैसे हमें अपने राष्ट्रीय पहचान के जो चिन्ह हैं, जैसे राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, इनका सम्मान करना चाहिए, भारतीय संस्कृति व विरासत का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ये सब हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है ना। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी केवल और केवल नागरिकों के लिए होती है। ये संविधान के 51 का आर्टिकल में लिखा होगा। बात समझ में आ रही? किसके लिए है? ये केवल और केवल नागरिकों के लिए होती है। इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, याद रखिएगा दोस्तों। कई लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पूरे फंडामेंटल ड्यूटी, पर ये चीज नहीं पढ़ के रखी होगी कि केवल ये नागरिकों के लिए है। बात समझ में आई? तो फंडामेंटल ड्यूटी भी केवल नागरिकों के लिए। दोस्तों यहां तक हमने पढ़ लिया कि क्या क्या विशेष अधिकार हैं। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे अब नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखिए दोस्तों, इसका पहले बैकग्राउंड बता दूं। हमारे संविधान ने क्या किया था? हमारे संविधान ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 तक नागरिकता के संबंध में हम प्रावधान करे जा रहे हैं, है ना। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, ये जितने भी आर्टिकल थे, ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक होगा, इसका हमने प्रावधान कर दिया है। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक होगा, इसका हमने प्रावधान कर दिया है। इसके आगे अब संसद करेगी। ये किससे कहा था? आर्टिकल 11 के तहत संसद को पावर दी थी कि वो कानून बनाए कि 26 जनवरी 1950 के बाद कैसे नागरिकता मिलेगी और कैसे नागरिकता खत्म की जाएगी। मैंने आपको आर्टिकल 10 भी यही बताया था। आर्टिकल 10 क्या बताया था मैंने? आर्टिकल 10 में यह प्रावधान है कि एक बार नागरिकता मिल गई तो छीनी नहीं जाएगी, पर शर्त है कि संसद नियम बना के छीन सकती है। संसद नियम बना के छीन सकती है, तो मतलब संसद को ही पावर है। तो अब आप समझ में आ रहा है कि हमारे संसद को नागरिकता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए आर्टिकल 11 और छीनने के संबंध में आर्टिकल 10 से पावर मिली हुई है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? हाँ। अब मैं कहूं कि जैसे मेरे जो दादा दादी थे, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट थे, वो कब पैदा हुए थे? आजादी के पहले पैदा हुए थे। तो उनको किसने नागरिकता दी? संसद के द्वारा बनाए नियम से मिली होगी कि संविधान के द्वारा बनाए नियम से मिली होगी? आप कहोगे संविधान के बनाए नियम से। क्यों? क्योंकि संविधान ने 26 जनवरी 1950 तक का मामला निपटा दिया था। उसके बाद कहीं इशू होगा कोई? क्लियर? अब जैसे मैं कहूं कि मेरे माँ बाप को जो नागरिकता मिली होगी वो किससे मिली होगी? तो संसद के बनाए नियमों से, क्योंकि वो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए ना, तो उसके बाद तो संसद ने प्रावधान किया ना। बात समझ में आ रही? तो चलिए आगे चलते हैं। तो संसद ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नागरिक अधिनियम 1955 बना दिया। याद करिएगा दोस्तों, ये नियम जो बना था इसको कई बार संशोधन किया गया। इसमें पहला संशोधन 1957 में हुआ,
फिर 1987 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, और दोस्तों जब इसमें संशोधन हुआ 2019 में, तो फिर यही बवाल बना। इसी कानून में संशोधन हुआ जिससे शाहीन बाग का मामला उठा। क्लियर? कोई शंका? अभी पूरा बताऊंगा 2019 भी, परेशान न होइए, बस इतना समझ लिए कि इसको इतने बार संशोधन किया गया। सवाल आ सकता है कभी कि ये कानून न्यूज में इतना रहा है कि इस सवाल से इस कानून से एक ना एक सवाल जरूर आएगा। किसी को दिक्कत? अब दोस्तों आगे चलते हैं। हमने अभी आपको यह बताया कि संसद ने एक सिटीजन एक्ट 1955 बनाया। यह एक्ट क्यों बनाया आपको बताया। इस एक्ट का मेन दो काम है। एक तो ये कि कैसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है, एक्विजिशन, कैसे नागरिकता एक्विजिशन, ठीक, कैसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है। दूसरा मैंने बताया कि इसी कानून का उद्देश्य था कि कैसे नागरिकता खत्म की जा सकती है, अर्थात लूज की जा सकती है। क्लियर? तो इस कानून ने इन दो के बारे में प्रावधान बनाया कि 26 जनवरी 1950 के बाद कैसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है और कैसे खत्म की जा सकती है। तो इसी कानून से वर्तमान में जो भी नागरिकता मिलती है वो है। चलिए इसको समझते हैं अब कि कैसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है। तो देखो दोस्तों, अर्जित करने के लिए या एक्विजिशन के लिए 5 तरीके बताए हैं सिटीजन एक्ट ने। कौन कौन से 5 तरीके हैं उनको पढ़ते हैं। पहला तरीका है बाई बर्थ, बाई बर्थ या कहिए जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे। दोस्तों मैंने फिर बता रहा हूं, कंफ्यूजन ना होइएगा, मैं इसलिए इतनी बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये सब किसी भी पॉलिटी की किताब में अच्छे से नहीं लिखा, तो इसलिए इसको पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, यही आपके काम आएगा। तो 26 जनवरी 1950 तक का सारा प्रावधान संविधान कर गई थी। 26 जनवरी के बाद का प्रावधान किसको करना था? संसद को करना था। तो संसद ने 1955 में एक कानून बनाया और उस कानून के तहत प्रावधान किया कि किसी व्यक्ति को 5 तरीके से नागरिकता मिलती है। याद रखिएगा, 5 तरीके से नागरिकता मिलती है, जिसमें अभी हम पहला पढ़ने जा रहे हैं। पहला है बाई बर्थ। संसद ने यह कह दिया था कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो, संसद ने कहा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, बाई बर्थ याद रखिएगा, जिसका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा, ऐसा कह दिया। मतलब एक बहुत सरल सा नियम बना दिया कि जो भी भारत में पैदा हुआ हो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। बात समझ में? ये था। पर इसके साथ समस्या क्या आने लगी? इसके साथ समस्या ये आने लगी कि मान लो कोई कपल भारत घूमने आया है, और मान लो भारत घूमने आया और उनके बेबी हुआ, तो क्या वो भारत का नागरिक बन जाएगा? मान लीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से, चलिए उस समय तो बांग्लादेश नहीं, उस समय वो भी पाकिस्तान था ही, मान लो पाकिस्तान से इधर उधर से कई सारे अवैध लोग आ रहे हैं, अवैध प्रवासी, और अवैध प्रवासी आते हैं, अब मान लो उनके बच्चे हो गए तो वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। मान लो चला माता पिता तो अवैध रूप से आए हैं, भाई वो तो अवैध रूप से आए हैं, लेकिन उनका बच्चा नागरिक बन जाएगा, वो वैध होगा। तो ये भी एक कंफ्यूजन। तो सवाल ये उठा कि इस समस्या उठ रही है, इससे समस्या उठ रही है, इस नियम को हमें बदलना चाहिए। तो इस नियम को 1 जुलाई 1987 को बदल दिया गया। इस नियम को 1 जुलाई 1987 को बदल दिया गया। अब देखिए 1 जुलाई 1987 से क्या प्रावधान हो गया। 1 जुलाई 1987 के पहले क्या था कि जो भी बच्चा भारत में जन्मा होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं एक बार, मतलब हम पढ़ रहे हैं सी एक्ट 1955, क्लियर, और उसमें कैसे अर्जित किया जाता है ये पढ़ रहे। और हमने अभी क्या पढ़ा कि बाई बर्थ या जन्म के आधार पे। तो हमने कहा कि 1 जुलाई 1987 के पहले, 1 जुलाई 1987 के पहले क्या नियम था कि अगर भारत में जन्म हो गया हो किसी भी बच्चे का, केवल जन्म हो गया हो तो वह नागरिक बन जाएगा। बस अपवाद कौन थे यहां पर? यहां अपवाद थे कि जो भारत में राजदूत हैं,
मैंने आपको बताया था ना पहले वाली क्लास में कि हर देश का एक भारत में एम्बेसी होगी तो उसमें कुछ लोग भी काम कर रहे होंगे, वो कुछ काम कर रहे होंगे तो भाई यही रह रहे होंगे तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो क्या वो बच्चे भी नागरिक होंगे? तो इसमें कहा गया नहीं, वो नहीं होंगे। उनको रखा हमने अपवाद में। याद रखिएगा, इस कानून को मैं पढ़ रहा हूं तो इस कानून ने कहा जिसका भी जन्म भारत में होगा वह भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन अपवाद क्या कर दिया? अपवाद कर दिया कि जो एम्बेसी के लोग होंगे उनके बच्चे नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो कोई यूएस का राजदूत भारत में है, मान लो कोई इंग्लैंड का राजदूत भारत में है और कई साल रहते हैं वो लोग, तो मान लो उनके बच्चे हुए तो क्या वो भारत के नागरिक होंगे? तो आप कहोगे नहीं होंगे। क्लियर? तो ये अपवाद था। फिर दिक्कत क्या हुई कि माँ बाप मान लो अवैध हैं, है ना, पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल से या श्रीलंका से भाग कर आए, बिना किसी वैलिड पेपर के आ गए और उनका मान लो बच्चा हो गया, तो क्या हो जाएगा? क्या वो वैध नागरिक हो जाएगा? बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी कि माँ बाप अवैध है, बच्चा वैध है। फिर मान लो एक सवाल ये हुआ कि कोई पर्यटन में घूमने आया है, उसके बच्चे हो गए, तो भी दिक्कत। तो इन सब के कारण 1987 में ये संशोधन कर दिया गया। याद रखिएगा, कहा गया कि 1 जुलाई 1937 से जो भी बच्चा पैदा होगा वो तभी नागरिक होगा जब उसके माता या पिता भारत के नागरिक होंगे। याद रखिएगा, 1987 के बाद क्या कह दिया गया? 1 जुलाई 1987 के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर जन्म लेता है मान लो, तो ये तभी भारत का नागरिक होगा जब इसके माता या पिता, एक कोई भी हो, माता या पिता कोई एक भी अगर भारत का नागरिक होगा तो यह बच्चा जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा। अब 1 जुलाई 1937 के बाद जो बच्चे पैदा हुए होंगे भारत में, तो यही चेक किया गया होगा या उसके पापा भारत के नागरिक हो या मम्मी भारत की नागरिक हो। अगर दोनों भारत के नागरिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक भी भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा ये बच्चा। बात समझ में आ गई? अब इसमें फिर परिवर्तन हुआ, क्योंकि 1 जुलाई 1987 के बाद का जो नियम था कि जन्म के समय माता या पिता भारत का नागरिक होगा तो ये अपने आप नागरिक हो जाएगा। पर दिक्कत ये हुई कि मान लो माता या पिता में कोई एक तो चलो भारत का नागरिक है ना, लेकिन दूसरा मान लो अवैध हो। मान लो कि एक महिला या एक पुरुष मान लो भारतीय है और उसकी शादी किसी ऐसी महिला से हुई जो अवैध रूप से रह रही थी भारत में, है ना, मान लो वो नेपाल से आई हो या मान लो वो श्रीलंका से आई हो। तो कहने का मतलब कि पति पत्नी में कोई एक अवैध होगा और कोई एक वैध होगा नागरिक के तौर पे, लेकिन उनका जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भारत का नागरिक। तो ये भी एक समस्या हो गई। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए फिर नियम में बदलाव किया गया और फिर नियम में बदलाव करने के बाद कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 को 3 दिसंबर 2004 से नया बदलाव हुआ और कहा गया कि अगर बच्चा जन्म लेता है मान लो, और जन्म लेने के समय उसके माता पिता दोनों नागरिक हों भारत के, माता और पिता दोनों नागरिक हों, तभी ये बच्चा जन्म के बाद नागरिक कहलाएगा भारत का। क्लियर? मेरा कहने का क्या मतलब है कि 1987 से जो प्रक्रिया चली आ रही थी वो 3 दिसंबर 2004 को बदल गई। 3 दिसंबर 2004 को बदल गई। इसी दिन कानून बना होगा इसलिए कह दिया। और इसके बाद क्या कहा कि जो बच्चा जन्म ले, है ना, तो इसके माता व पिता दोनों भारतीय नागरिक होंगे, तभी ये बच्चा भारतीय नागरिक कहलाएगा। अर्थात अब माता व पिता दोनों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, साथ ये भी प्रावधान किया गया कि माता व पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो पर दूसरा अवैध ना हो। क्लियर? दूसरा अवैध ना हो। तो कहने का मतलब 2004 के बाद क्या है कि जन्म के आधार में वही बच्चा भारत का नागरिक होगा जिस बच्चे के माँ व बाप दोनों भारतीय नागरिक हों या कोई एक उसमें भारतीय नागरिक हो परंतु दूसरा अवैध रूप से भारत में ना रह रहा हो।
क्लियर? याद रखिएगा, ये 2004 के बाद जो पैदा हुए बच्चे हैं उनकी कहानी बताता है, हम सब इससे बाहर हैं। अब मैं जब भी पैदा हुआ होऊंगा मान लो, ठीक है, तो उस समय कौन सा प्रावधान चल रहा था? उस समय प्रावधान चल रहा था 87 के बाद वाला। तो 87 के बाद वाला क्या प्रावधान था आपको पता ही होना चाहिए, ठीक। आगे चले, अब जन्म से क्लियर हो गया, जन्म वाला कोई कंफ्यूजन नहीं ना? देखिए अगर कंफ्यूजन हो तो तुलना कर लीजिएगा, 2004 से पैदा हुए बाद के बच्चों को कब नागरिकता मिलेगी? जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, या माता या पिता में कोई एक नागरिक हो, दूसरा अवैध ना हो। लेकिन 2004 से पहले और 87 के बाद की क्या स्थिति है? माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। और 87 के पहले क्या कहानी है? जन्म भारत में ले लिया हो बस, है ना, और राजदूत का लड़का ना हो, मतलब कोई विदेशी प्रतिनिधि करने वाले का लड़का ना हो। क्लियर? कोई शंका नहीं ना? अब आता है बाई बर्थ हो गया, एक नंबर का हो गया। दूसरा है वंश के द्वारा नागरिकता, वंश के द्वारा, ठीक है, या बाई डिसेंट, बाई डिसेंट, ठीक है, वंश के द्वारा। वंश के द्वारा मतलब अभी हमने कौन सा प्रावधान किया? अभी प्रावधान किया जो भारत के अंदर रहते हैं उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, वही समझिएगा पहली वाली क्लास से लगभग। अब है कि जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। मान लो ये भारत के बाहर रह रहे हैं, है ना, ये भारत है, ये बाहर, तो जो इसके बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, बस इस बात को समझिए। जो भारत से बाहर रह रहे हैं उन्हें नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया वंश के द्वारा। अर्थात अगर मान लो आपका वंश भारत में है तब भी आपको नागरिकता मिल सकती है। वो कैसे? वो ऐसे है कि कोई भी बच्चा जो भारत से बाहर पैदा हुआ हो, यहां कहीं मान लो पैदा हुआ, है ना, कोई भी बच्चा, अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, याद रखिएगा भारत के नागरिक हैं, तो इस बच्चे को भी भारत में नागरिकता मिल जाएगी, इस बच्चे को भी भारत में नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लो कि कोई भारत का जॉब करने वाला यूएसए गया और यूएसए में वो भारत की नागरिकता के साथ ही रह रहा है, और मान लो वो पिता बनता है, बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी अपने आप। बस उस बच्चे को ध्यान रखना कि यूएसए की नागरिकता न ले ली हो, उस बच्चे ने यूएसए की नागरिकता न ले ली हो। मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो यूएसए में कोई पिता काम कर रहा है, भारत का, मतलब भारत का व्यक्ति है, ये भारत का व्यक्ति नहीं, भारत का नागरिक है और काम कर रहा है, फिर इसका मान लो बेटा होता है या बेटी होती है ना, अगर बेटा या बेटी होती है मान लो, तो इसको नागरिकता भारत की अपने आप मिल जाएगी। बस एक शर्त है, इसने यूएसए की नागरिकता ना ली हो, इस बच्चे ने यूएसए की नागरिकता ना ली हो। दोस्तों पता होना चाहिए ना आपको कि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, दो देशों की नागरिकता आप एक साथ नहीं ले सकते। ये किस आर्टिकल में कहा गया मुझे कमेंट के द्वारा बताइए। लेकिन एक समस्या ये आई कि भाई कहा गया कि ये तो बड़ा गलत कानून है। क्यों? ये कानून इसलिए गलत है क्योंकि जो भारत से बाहर पैदा हो रहा है उसको नागरिकता केवल इस आधार पर मिल रही है कि बस पिता से संबंध होने के कारण। अगर मान लो कोई भारतीय महिला यूएसए में जॉब करती है, भारतीय महिला यूएसए में जॉब करती है, अब मान लो इस महिला के कोई बच्चा होता है, कोई बेबी होती है ना, अगर कोई बच्चा होता है तो क्या इसको नागरिकता नहीं मिलेगी? क्या इसको नागरिकता नहीं मिलेगी भारत की? केवल पिता के होने से नागरिकता मिलेगी? ये तो बड़ा खराब कानून है। क्यों? क्योंकि महिला को पुरुष की तुलना में कम आग्रह है, अर्थात ये तो बड़ा रिग्रेसिव है, आधुनिक मूल्यों से इसका संबंध ही नहीं है। तो जब खूब आलोचना हुई सरकार की तो 1992 में सरकार ने संशोधन कर दिया, और 1992 के बाद से क्या कहा कि वंश के आधार पर नागरिकता वाले नियम अब इस तरह होंगे। वंश के आधार पे ना, ये वंश के आधार पे इस तरह का नियम होगा कि कोई भी बच्चा अगर भारत के बाहर के क्षेत्र में पैदा होता है और उसके माँ या बाप भारतीय नागरिक होते हैं तो वह भारत का नागरिक होगा। क्लियर? पर इस नियम में फिर एक बार संशोधन होता है।
इस नियम में फिर एक बार संशोधन होता है, 10 दिसंबर 1992 को होता है ये संशोधन। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1992 से ये बात हो गई कि अब कोई भी बच्चा पैदा हो भारत के बाहर, लेकिन उसके माँ और बाप दोनों में से कोई एक भी भारत का नागरिक होगा तो वो बच्चा अपने आप भारत का नागरिक होगा। जैसे वर्तमान में अगर मान लो प्रियंका चोपड़ा है ना, बाहर रह रही, निक जोन्स से शादी हो गई, अब मान लो प्रियंका चोपड़ा के बच्चा होता है तो वो अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा का बच्चा अब अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा, पहले नहीं होता। अगर 92 के पहले की बात हम करते तो प्रियंका चोपड़ा का बच्चा भारत का नागरिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एक महिला थी और यह कानून केवल पुरुष के आधार पर डिफाइन कर रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल गई, पर थोड़ी और रुकिएगा, स्थिति अभी और बदली है। स्थिति ये बदली कि एक समस्या आने लगी। समस्या ये आने लगी, मान लो उदाहरण ही लेके बताते हैं, मान लो प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी के मान लो बेबी हुआ, अब हुआ ये मान लो यूएसए में, हाँ, अब इसको यूएसए की भी नागरिकता मिलेगी। क्लियर? और ये भविष्य में आके दावा कर, मतलब भारत में भी नागरिकता का दावा कर सकती है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग होने लगा था। तो फिर एक नियम और बनाया, वह नियम ये बताया कि जैसे ही मान लो बेबी हो तो उसके 1 साल के अंदर, ये नियम आया 3 दिसंबर 2004 को। क्या ये नियम आया 3 दिसंबर 2004 को? क्या कहा कि जैसे ही बेबी हो उसके 1 साल के अंतर्गत वहां जाना, जो भी भारत का एम्बेसी हो या भारत का जो भी कॉन्सुलेट हो, है ना, यहां पर भारत के अधिकारी बैठे हो, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करा देना और बता देना कि हमारे बेबी हुआ है और इसको हमें भारतीय नागरिकता देनी है 1 साल के अंदर। ये समय बढ़ाया भी जा सकता है, मान लीजिए कोई अपवाद हो गया हो, है ना, मान लो वहां एम्बेसी बंद हो भारत की 1 साल तक, जैसे भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी बंद हो जाए, या मान लो भारत और इंग्लैंड की लड़ाई हो जाए और यूके में भारत की एम्बेसी बंद हो जाए, 1 साल तक बंद रहे। मान लो वहां कोई भारतीय दंपत्ति के बच्चा हुआ, दंपत्ति मतलब मान लो भारत की कोई महिला या पुरुष है, उसके बच्चा हुआ, तो भाई कहां जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने? समझ रहे? तो 1 साल या उससे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि जैसे ही बेबी हो तो उसके 1 साल के अंदर वहां से संबंधित राजदूत में पंजीकरण करा दीजिए या बता दीजिए कि बच्चा हुआ है, ताकि, और ये भी बताना होगा ना उसे कि इसको यूएसए की नागरिकता हम नहीं दे रहे, ताकि ये बाद में क्लैश ना करे कि तुमने चुपचाप से यूएसए की नागरिकता भी ले रखी थी और अब भारत की भी ले लो तो दिक्कत हो, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजन का रूल नहीं है। तो ये भी आप समझ गए कि वर्तमान में अगर मान लो प्रियंका चोपड़ा के कोई बच्चा या बच्ची होती है तो उसको क्या करना है, उसको केवल यूएसए की एम्बेसी में जाके इन्फॉर्म कर देना है कि हमारे जो बच्चा हुआ है हम उसको भारत की नागरिकता देना चाहते हैं, इसलिए हमारा पंजीकरण कर लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हो गया वंश के आधार पे हो गया और जन्म के आधार पे हो गया। तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे। अभी हमने 2 तरह की बात कर ली, एक बात कर ली कि जो इंडिया में रह रहे थे उनका कैसे होगा, जन्म के आधार पे, ठीक। दूसरी बात कर ली जो इंडिया से बाहर रह रहे थे उनका कैसे होगा, वंश के आधार पे। अब तीसरा, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, क्लियर, भारत से बाहर रह रहे हैं, साथ में उनका भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है ना। जैसे मैंने आपको, ये तो भारत का ही कोई इशू नहीं, इसमें क्या बताया था कि मम्मी या पापा भारतीय हो तो प्रत्यक्ष संबंध तो है। लेकिन मान लो कोई भारत से बाहर रह रहा हो लेकिन उसका भारत से सीधे कोई संबंध ना हो, उसको कैसे नागरिकता मिलेगी, उसको कैसे नागरिकता मिलेगी? ये सेम वैसी कहानी है जो मैंने पहले की स्टोरी बताई थी ना। मान लो कोई बहुत दूर का रिश्तेदार हो, उसको कैसे घर का सदस्य बनाएंगे? तो देखिए, जैसे मान लो कि ये इंडिया है, यहां कोई व्यक्ति रह रहा है, इसका सीधे कोई संबंध नहीं है प्रत्यक्ष, पर इसका क्या है, इसको कहा जाएगा ये भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का नागरिक है, भारतीय मूल का नागरिक है। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब होता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका क्या मतलब होता है? याद रखिएगा, पंजीकरण केवल PIO के लिए होता है, PIO के लिए, पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, अर्थात
भारतीय मूल के व्यक्ति ही केवल पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिक बन सकते हैं। अब मैं पीआईओ बता देता हूं क्या है। मैंने पहले कहा था कि प्रत्यक्ष संबंध ना हो, लेकिन अब इसका मतलब समझिए। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, यदि इस व्यक्ति ने यूएसए की नागरिकता ले रखी है, लेकिन इसके माँ बाप मान लो भारत के रहे हों, माँ बाप इसके मान लो भारत के रहे हों, क्लियर? तो क्या प्रत्यक्ष संबंध है, और इसको क्या कहेंगे, ये भारतीय मूल का विदेशी है। जैसे वर्तमान में मान लो कमला हैरिस, कमला हैरिस क्या है, यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, तो ये क्या है, ये भारतीय मूल की हैं, मतलब भारत की तो नागरिक नहीं है, लेकिन इनके मम्मी पापा का संबंध भारत से था। मम्मी का था या पापा का था, लेकिन भारत से संबंध था। तो मेरा कहने का ये मतलब है बच्चों कि जो पंजीकरण प्रोसेस है, जो पंजीकरण का प्रोसेस है, उसके द्वारा केवल पीआईओ को नागरिकता मिलती है। सवाल है कि ये पीआईओ कौन है ना? तो मैं कहूंगा कि जिनके मां या पापा या दोनों भारतीय रहे हों, क्लियर है ना, साथ में माँ पापा या ग्रांड पेरेंट्स भी, ग्रांड्स पेरेंट्स तक भी, अगर मान लो ये लोग भारतीय रहे हैं और जो व्यक्ति वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता लिए हो, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। अब एक उदाहरण देखिए अक्षय कुमार का। अब अक्षय कुमार या कमला हैरिस कोई भी ले लीजिए, अक्षय कुमार के पास भारत की नागरिकता भी नहीं है, उसके पास कनाडा की नागरिकता है, लेकिन उसके माँ बाप है ना, या उसकी पत्नी, याद रखिएगा पीआईओ में होगा जिसकी पत्नी भारतीय हो, पत्नी नहीं वाला सॉरी स्पाउज है ना, स्पाउज का मतलब होता है पति या पत्नी में से कोई भी, ठीक, पति या पत्नी में कोई एक भारतीय हो। जैसे मैं भी अक्षय कुमार वाली स्टोरी बताता हूं, यहां सुनिए, पीआईओ का संबंध किससे होगा, पीआईओ वह व्यक्ति होगा जो व्यक्ति के माँ बाप या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत से संबंधित हो या उसका स्पाउज भारत से संबंधित हो। मान लीजिए कमला हैरिस है जो है ना, उनके तो माँ बाप का संबंध है, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक यूएसए की महिला है जो वहां की नागरिक है, पर उनका पति भारतीय हो, तो क्या कहलाएगा, वो पीआईओ कहलाएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत, ये सब बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इस तरह, और एक और पीआईओ का शर्त है, एक और भी व्यक्ति पीआईओ हो सकता है जिसने कभी भी भारत का पासपोर्ट लिया हो, है ना। मान लो जैसे अक्षय कुमार का फिर एग्जांपल लेते हैं। अक्षय कुमार पहले भारतीय नागरिक थे, फिर वो कनाडा के नागरिक बन गए, तो वर्तमान में तो कनाडा के नागरिक हैं और इंडिया के निवासी हैं, लेकिन एक समय तो उनके पास किसका था, भारत का पासपोर्ट था ना, तो वो भी पीआईओ कहलाएंगे। मान लो ट्रंप भारत आते हैं यूएसए की नागरिकता छोड़ के, भारत का पासपोर्ट लेते हैं, भारत में कुछ समय तक रहते हैं, लेकिन फिर उनका मन खराब हो जाता है, फिर वो यूएसए का पासपोर्ट ले लेंगे, तो भारत का पासपोर्ट उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। पासपोर्ट मतलब नागरिकता से समझिएगा, तो वो भी क्या कहलाएंगे, फिर वो भी पीआईओ कहलाएंगे, क्योंकि कभी तो भारत का पासपोर्ट था। तो इस तरह बात समझ लीजिएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो पीआईओ होगा, उसके लिए एक अपवाद अलग से रखा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सबसे व्यक्तियों को, इन सबसे संबंधित देश के व्यक्तियों को पीआईओ के अंतर्गत नहीं लाते, है ना। कुछ देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इनसे संबंधित लोगों को पीआईओ के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ये पहले क्लियर कर लो, ये लोग तो अपवाद हैं बिल्कुल बाहर। इनके अलावा जो लोग होंगे, जितने भी दूसरे देश हैं, उन देशों के संदर्भ में ये शर्तें हैं। अब कैसे इनको नागरिकता मिलती है, पहले तो मैंने ये बताया पीआईओ कौन है। अब पीआईओ के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, इन्हें 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। पहले जो भी पीआईओ हैं उन्हें 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, और फिर रहने के बाद
जो भी अथॉरिटी हो वहां जाके अपना पंजीकरण कराना होगा, और पंजीकरण करा के इनको भारत सरकार नागरिकता दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। कहने का मतलब है कि ये पूरा और पूरा भारत सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि उसको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। हमने पंजीकरण बता दिया, ये पीआईओ के लिए थी, अर्थात कहीं ना कहीं भारत से कोई संबंधित था। लेकिन अब वह लोग जो भारत से बिल्कुल संबंधित नहीं है, ना उनके माता पिता, ना दादा दादी, ना नाना नानी भारत से संबंधित हो, या जो कभी भारत आए भी ना हो, उनको कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी? उसके संदर्भ में सिटीजन एक्ट 1955 बताता है कि उनको मिलेगी नागरिकता देशीकरण के द्वारा, अर्थात देशी करा जाएगा उनको। देशीकरण मतलब नेचुरलाइजेशन, ठीक, देशीकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, भारत से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको भारत की नागरिकता लेनी है, तो कैसे लेगा? देशीकरण के द्वारा। इसकी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि जिस समय उसको नागरिकता लेनी है, जिस समय भी उसको नागरिकता लेनी है, उसके पहले 12 महीने तक लगातार भारत में रहा हो। मान लो किसी को 2020 में अगर नागरिकता लेनी है, तो ये मान लीजिए कि 2019 से वो भारत में रह रहा हो, 12 महीने तक कहीं नहीं जाएगा, केवल भारत में रहेगा। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है इसी की लिखते जाइएगा, 12 महीने के पहले 14 साल में कम से कम 11 साल भारत में रहा हो। याद रखिएगा, 2019 के पहले के 14 साल में कम से कम वो 11 साल भारत में रहा हो, तो एग्जैक्टली उसको 12 साल कम से कम भारत में बिताने होंगे, तब उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। माना जाता है कि 12 साल कोई रहेगा तब वो देशी बनेगा। क्लियर? कहने का क्या मतलब है, कंफ्यूजन नहीं करिएगा। इसमें कहा गया है कि नागरिकता उसी को मिलेगी देशीकरण के द्वारा जो नामांकन के जस्ट 1 साल पहले से रह रहा हो, और इस 1 साल के पहले जितने भी इस 1 साल के जस्ट जो 14 साल हुए हैं, उनमें कम से कम 11 साल भारत में रहा हो, है ना। जिसको मैंने एग्जांपल दिया, मान लो किसी को 2020 में अगर नागरिकता चाहिए, तो 2019 से तो भारत में रह ही रहा हो, 2019 से तो भारत में रह रहा हो, पर 2014 से वो 11 साल रहा हो, मतलब जो बीच में इतना समय है उसमें 11 साल भारत में कम से कम रहा हो। तो यहां 11 साल प्लस 1 साल, तो टोटल 12 साल उसको रहना पड़ेगा, तब उसको देशीकरण से नागरिकता मिलेगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है केवल 12 साल रह ले तो नागरिकता मिल जाएगी। सरकार का अगर मन होगा तो तभी नागरिकता देगी। मे का शब्द मतलब होता है सरकार की इच्छा। ये जरूर क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, याद रखिएगा। मैंने पंजीकरण में बताया था कि मे शब्द, और इसमें भी बताया, जबकि जन्म के द्वारा और वंश के द्वारा में सरकार को देना ही पड़ेगा, लेकिन पंजीकरण में और देशीकरण में सरकार की इच्छा है। अब अच्छा चरित्र का इंसान हो भाई, अच्छा चरित्र हो, जो आदमी आए, मान लो ट्रंप आते हैं भारत में, कहते हैं कि हमको नागरिकता चाहिए, तो वो ट्रंप को कहा जाएगा कि आप पहले बताओ भारत में कितने समय से गुजार रहे हो। वो कहेगा सर मैं पूरा 12 साल भारत में रहा हूं लगातार। तो कहोगे ठीक है, क्लियर हो गया कि तुम 12 साल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, पर पहले तुम्हारा हम चरित्र देखेंगे, करेक्टर तुम्हारा कैसा है। ऐसा तो नहीं कि तुम भारत में आ रहे हो खुफिया विभाग का काम करने के लिए, है ना, या मान लो CIA के एजेंट के तौर पे आ रहे हो भारत के साथ गलत करने के लिए, मान लो वहां तुम अपराध करते रहे हो, वहां मान लो तुम ड्रग स्मगलर रहे हो, तो ये सब चेक करेंगे। ऐसे लोगों को भारत में नहीं आने देंगे। अब बताइए कितनी केयर करते हैं हम भारत की। दूसरी बात, उसका भारत में रहने का इरादा हो, इंटेंशन। ऐसा नहीं है कि मान लो वो आया नागरिकता ले फिर भाग जाए, ऐसा नहीं, इरादा भी देखेंगे उसका। एक एक शब्द को याद रखिएगा। मैंने आप लोगों के लिए
एक एक शब्द पे फोकस किया है, इतना कहीं आपको मिल जाए तो मुझे जरूर एक बार बताइएगा। फिर उसको 22 भारतीय भाषाओं में से 22 भारतीय भाषाएं हैं ना जो 8वीं अनुसूची में है, इसमें से किसी एक भाषा के बारे में सामान्य जानकारी हो। आपको पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है जिन्हें हम भारतीय भाषा कहते हैं। बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, नेपाली, है ना, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, सिंध, ये सब भाषाएं हैं। याद रखिएगा इसमें अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी को 22 भाषा की सूची में नहीं रखा। ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अंग्रेजी आती होगी इससे मैटर नहीं करता, भारतीय भाषा कोई एक आनी चाहिए, तभी तो भाई तुम देसी बनोगे। अब मान लो चलो तुम्हें भाषा ही नहीं आती, अंग्रेजी आ रही, तुम घूम रहे हो हर जगह, तो ऐसे नहीं चलेगा। भारतीय भाषा भी तुम्हें आनी चाहिए, है ना, कोई एक। तो कितना अच्छा चरित्र हो गया, इरादा हो गया, और 22 भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा का जानकार होना चाहिए। साथ में एक शर्त और है, मान लो ये भारत है ना, और अमेरिका से हारे ट्रंप भारत में चुपचाप से घुस जाते हैं, और जब घुस जाते हैं और घुसते घुसते ये 14 साल रह लेते हैं, चुपचाप से आए हैं, बिना मतलब कहिए अवैध तरीके से आए हैं, और मान लो 14 साल बाद कहते हैं कि हमें नागरिकता दो देसीकरण के द्वारा, हमने तो शर्तें पूरी कर ली आपकी, तो हम कहेंगे कि नहीं दे सकते क्योंकि तुम अवैध तरीके से आए थे। तो याद रखिएगा जो 12 साल तुम्हें भारत में रहना है वो अवैध नहीं होना चाहिए, वो वैध होने चाहिए। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये CAA को पढ़ाऊंगा ना जब अभी 2019 वाला, तब समझ में आएगा। और ऐसे ही पंजीकरण में भी था, पंजीकरण में भी ऐसे था, जो 7 वर्ष का क्राइटेरिया था ना, वो भी ऐसा नहीं है कि तुम पाकिस्तान से भाग के आ गए और 7 वर्ष तक छुपे बैठे हो, उसके बाद कहो कि अब हमें नागरिकता दे दो। अवैध नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए। क्लियर कर लीजिए, वैध, बात समझे। तो देसीकरण का मतलब समझिए अब आप, तो देसीकरण से इस तरह नागरिकता मिलती है। इतनी शर्तें होनी चाहिए, अवैध ना हो आपका चरित्र अच्छा हो, रहने का इरादा हो, 22 भाषाओं में कोई एक भाषा आती हो, और 12 साल रहे हो। उस 12 साल में 1 साल लगातार रहे हो, जिस साल आपको रजिस्ट्रेशन कराना उसके पहले, और बाकी पिछले 14 सालों में 11 साल रहे हो। मैं एक एक चीज आपको इसीलिए समझा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्लियर हो गया जहां मैटर। अब आगे चलते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं। देखिए इसमें एक और भी बात है, इसमें यह है देसीकरण में एक बात और है कि इतनी शर्त थी ना जो अभी तक, भाषाओं का, चरित्र का, इरादे का, ये सब सरकार चाहे तो इग्नोर कर दे और फिर भी नागरिकता दे दे। बस उसके लिए क्या होना चाहिए, जिस व्यक्ति को दिया जा रहा हो वो कला का जानकार हो, या मान लो दर्शन का जानकार हो, या मान लो विज्ञान का जानकार हो, या उसने विश्व शांति के लिए काम किया हो, विश्व शांति के लिए काम किया हो, या उसने मानव अधिकारों के लिए काम किया हो। क्लियर। अगर कोई व्यक्ति इन क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रखा है तो सरकार बिना उस किसी क्राइटेरिया के नागरिकता दे सकती है। सरकार बिना किसी ये सब शर्तों के भी नागरिकता दे सकती है, अर्थात सरकार की इच्छा है किसी को भी नागरिकता दे दे। अब मान लो ट्रंप आए और कहें कि मैं विश्व शांति के लिए बहुत काम किया है, मैंने उत्तर कोरिया को देखिए कैसे परमाणु रूप में शांत कराया, तो इसको भारत नागरिकता दे सकता है। वो चाहे 1 भी साल ना रहा हो, 1 भी घंटा ना भारत में रहा हो, उसका इरादा भी ना हो भारत में रहने का। समझ में आया, ये सरकार की टोटल स्वेच्छा है। अब आप एक अदनान सामी को एग्जाम्पल याद करिए। क्या अदनान सामी को नागरिकता पंजीकरण से मिली होगी कि देसीकरण से मिली होगी? कंफ्यूजन हो तो मैं कहूं अगर पंजीकरण से मिली होगी तो आप कहोगे सर पंजीकरण से इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि पंजीकरण केवल PIO के लिए है ना, केवल PIO के लिए। और PIO का संदर्भ किससे होता है, ये तो मैंने बताया था, ये भी कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, श्रीलंका, नेपाल, इनके लोगों को PIO के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अगर यहां से कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मेरा भारत से अप्रत्यक्ष संबंध है, मुझे नागरिकता दे दो क्योंकि मेरे माता पिता 1947 के पहले भारत से थे, तो भाई हम कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान में फिर आ जाए। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि 1947 के पहले सभी पाकिस्तानी भारतीय थे, कोई कंफ्यूजन हो ही गई नहीं फिर,
है ना। तो कोई भी आके नागरिकता ले सकता है और इससे फिर वहां के खुफिया विभाग के लोग भी आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सावधानी रखनी है। तो इसीलिए हमने कहा था कि PIO के अंतर्गत नागरिकता तो हम देंगे, लेकिन इन देशों के किसी इंसान को नहीं देंगे। तो इसलिए अदनान सामी पाकिस्तान का है, अब उसको कैसे नागरिकता मिली? उसको नागरिकता मिली इस क्राइटेरिया से। किससे? देशीकरण से। बात समझ में आई? उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी गई है। अब याद करिए सोनिया गांधी को कैसे नागरिकता मिली होगी। सोनिया गांधी के पतिदेव राजीव गांधी, वो भारतीय होने के कारण वो हो गई PIO, और फिर उनको नागरिकता मिल गई। 7 साल रहेंगी, 7 साल के बाद नागरिकता ले लेंगी। क्लियर? एक एक एग्जाम्पल से समझिए, सब याद हो जाएगा। सोनिया गांधी पंजीकरण, अदनान स्वामी देशीकरण। पंजीकरण से आप अक्षय कुमार को भी याद रख सकते हो, क्योंकि अक्षय कुमार भी छोड़ दिए थे, फिर आ रहे हैं। एक समय डिग्री लिए थे पासपोर्ट भारत की, लेकिन अब आएंगे तो 7 साल रहना पड़ेगा उन्हें, और अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो 2000 सॉरी कह रहा हूं, हमने कहां कहां पढ़ लिया? हमने देशीकरण पढ़ लिया। अब एक है अर्जित करके, क्षेत्र को अर्जित करके। ये कैसे? मान लो भारत ने पाकिस्तान को कल अपने में मिला लिया, तो भाई हम क्या करेंगे? पाकिस्तान के सारे नागरिकों को भारतीयता की नागरिकता दे देंगे। क्लियर? तो मान लो हमने सिक्किम को भारत में मिलाया था, तो सिक्किम के सभी लोगों को हमने क्या किया? भारत का नागरिक बना लिया। तो जब हम किसी क्षेत्र को अपने अंदर मिलाएंगे तो उसके लोगों को भी तो नागरिक बना लेंगे। तो ये है अर्जित क्षेत्र के द्वारा नागरिकता। दोस्तों कुछ बातें जो छूटी थी मैं बता दूं। PIO वो व्यक्ति भी होंगे जिसको हमने भविष्य में भारत में कभी मिलाएंगे। जैसे मान लो कि सिक्किम को हमने भारत में मिला लिया, तो सिक्किम से संबंधित लोग या सिक्किम से में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी विदेश में आज रह रहा हो, वो भी PIO कहलाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो परेशान मत होना, कमेंट कर लेना, या संडे को 4 से 5, संडे को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं रहूंगा, तो आप ऑफिस के फोन में फोन कर लेना। याद रखिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आप पढ़ने वाले हो, मैं हर तरीके से आपकी मदद करूंगा। तो हमें याद हो गया कि भारत में 5 तरीके से नागरिकता मिलती है। किसके द्वारा? C 1955 के द्वारा। अब चलते हैं नागरिकता छीनी कैसे जाती है, नागरिकता लूज कैसे की जा सकती है। तो देखो, पहला है त्याग, दूसरा है बर्खास्त, और तीसरा है वंचित। मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि अगर मान लो मैं कह दूं कि भारत सरकार ने मेरी नागरिकता खत्म कर दी, तो इसका यह मतलब नहीं कि मुझे उठा के बाहर फेंक देगी। मैं रहूंगा भारत में ही, बस वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। जो अधिकार मुझे मिले थे वो खत्म हो जाएंगे, कई सारे जो केवल नागरिकों को अधिकार मिलते हैं वो अधिकार खत्म हो जाएंगे, बाकी मेरे सारे अधिकार रहेंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। कभी आपसे कोई पूछे कि मान लो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, तो इसका क्या मतलब है कि भारत से निकाल के अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे? अरे नहीं भाई, इसका ऐसा ये नहीं है। अगर आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा रही है तो बस आपके कुछ अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे, बाकी आप रहोगे। समझे? जब तिब्बत के और नेपाल के लोग रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले मैं भी जब सोचा करता था 2014 के पहले कि यार मान लो नागरिकता अगर खत्म हो जाए तो हमें कहाँ फेंकेंगे ये लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समझ में आ गया। तो देखिए, त्याग करने से क्या है मतलब, अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता थी और मान लो उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया, तो सॉरी त्याग नहीं, अगर मान लो उसने दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया तो उसका तुरंत बर्खास्त हो जाएगा, तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा उसका। जैसे मान लो अक्षय कुमार थे, अक्षय कुमार भारत के नागरिक थे, उन्होंने फिल्में बनाई, लगातार उनकी 15 फिल्म फ्लॉप हुई, तो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो कनाडा चले गए, और कनाडा के दोस्तों ने कहा कि यहीं रहो, बिजनेस करो, क्या करोगे भारत जाके? तो उसने कहा ठीक है, कनाडा की नागरिकता ले ली। जैसे ही कनाडा की नागरिकता ली, भारत की नागरिकता खत्म, तुरंत टर्मिनेट। बात समझ में आई? फिर अक्षय कुमार की एक मूवी बना के गए थे, वो मूवी चल गई तो उन्हें लगा वापस आ जाऊं, जो लास्ट मूवी थी वो चलने लगी, खूब चली, तब वो वापस आए थे फिर, और तब से लेके अब वो निवासी के तौर पे रुके हुए हैं। पर कहा है कि अब वो नागरिक के लिए अप्लाई करेंगे, किसके द्वारा? पंजीकरण प्रक्रिया के द्वारा। तो ये बात समझ में आई, तुरंत बर्खास्त हो जाएगी, तुरंत खत्म, क्योंकि डुअल सिटीजन है ही नहीं हमारे यहाँ। फिर त्याग, अगर मान लो कि मैं USA चला गया, मुझे USA अच्छा लगने लगा, तो मैं क्या करूंगा? अपना पासपोर्ट जाके
यूएसए के एम्बेसी वाले को दे दूंगा, कहूंगा भाई मैं भारत की नागरिकता अपने स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं, अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं। याद रखिएगा, अगर मान लो मेरे बच्चे होंगे, माइनर होंगे, तो उन बच्चों की भी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। अगर मैंने अपनी नागरिकता त्याग दी तो मेरे जो छोटे बच्चे होंगे, 18 साल से कम के बच्चे होंगे, उनकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये हो गया त्याग, है ना, रिनंसिएशन। फिर है बर्खास्त अर्थात टर्मिनेशन। तीसरा है वंचित, डिप्राइवेशन। इसमें क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने पंजीकरण के द्वारा व देशीकरण के द्वारा नागरिकता ली, पर उसने फ्रॉड अर्थात झूठे पेपर दिखाए थे, तब भी उसे नागरिकता से वंचित किया जाता है। मान लो उसने संविधान के प्रति आस्था नहीं व्यक्त की, ये उन दो के लिए हैं जो पंजीकरण से और देशीकरण से आए थे। अगर मान लो उन दोनों से द्वारा ली गई नागरिकता के द्वारा, उन दोनों प्रोसेस के द्वारा जिन्होंने नागरिकता ली है और उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति आस्था नहीं व्यक्त की, तो तब भी हम वंचित कर देंगे उनको। याद रखिएगा, उनके दोनों के लिए। जैसे मान लो ट्रंप आए और भारतीय संविधान के प्रति आस्था ना रखें, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, अब तुम्हारी नागरिकता खत्म। फिर मान लो किसी ने नागरिकता ली, सही सारे कागज हैं, उसने आस्था भी व्यक्त की, पर मान लो ट्रंप पाकिस्तान गए घूमने और पाकिस्तान में उन्हें ऐसा कोई क्राइम कर दिया कि 2 साल की जेल हो गई। अब देखिए, ट्रंप भारत की नागरिकता ले चुके हैं, सारे पेपर सही है, भारत की संविधान के प्रति आस्था रख रहे, पर वो पाकिस्तान घूमने गए और उन्हें वहां 2 साल की जेल हो गई। और ये काम 5 साल के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे मान लो 2014 में ट्रंप को नागरिकता मिली और 2019 के अंदर, इतने बीच के टेन्योर में अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा जेल कहीं भी हो जाती है पूरे विश्व में, तो भी हम उसकी नागरिकता से उसे वंचित कर देंगे। मेरा कहने का क्या मतलब है कि पंजीकरण प्रक्रिया व देशीकरण प्रक्रिया द्वारा कोई व्यक्ति अगर नागरिकता लेता है और उसको नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर कहीं भी किसी भी देश में 2 साल की सजा हो जाती है, तो उसका नागरिकता से हम उसे वंचित कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा जो मैंने एक कीवर्ड बोला है, किसी भी देश में 5 साल के अंतर्गत 2 साल की जेल, है ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अमेरिका से आए, 2020 में नागरिकता ले, अगर मान लो उसने कोई फ्रॉड पेपर दिया है तो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यदि मान लो उसने संविधान के प्रति आस्था नहीं व्यक्त की तो वंचित किया जा सकता है। लेकिन मान लो 2022 को वो यूएसए घूमने जाता है, वहां अपराध कर देता है और अपराध में उसे 2 साल से ज्यादा जेल हो जाती है, तो भी उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। साथ में ऐसे किसी भी नागरिक की वंचित की जा सकती है। जैसे मान लो हम दुश्मन देश से लड़ाई कर रहे हैं और वह नागरिक दुश्मन देश की मदद कर रहा हो, तब भी उसको वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इस कारण CAA को अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं CAA 2019 को अन्य दूसरे टॉपिकों के साथ पढ़ाऊंगा। आप